परिवर्तन आया है वो भी उपलब्ध है। क्या ये प्रामाणिक नहीं होगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी सभी अंकशास्त्रियों ने ये तीनों आइडियोलॉजी के तहत चली हुई सरकारों के स्टैटिस्टिक का कंपैरेटिव डेटा इस देश की जनता के सामने रखना पड़े? मैं इसका अभ्यास कर चुका हूं। मैं बताता हूं, तीनों आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सुशासन और शासन के अनेक प्रकार के मानांक घड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और मित्रों, आज छत्तीसगढ़ ही उसका उदाहरण है। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। एक गुणात्मक परिवर्तन छत्तीसगढ़ में जो आया है वो आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है। मैं आंकड़े भी जरूर देना चाहूंगा, बाद में दूंगा, मगर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर को अभिनंदन देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एट 25 शिफ्टिंग द लैंड्स, ये पुस्तक के अंदर इसको, ये यात्रा को, जर्नी को उजागर करने वाले कुछ लेखों का संग्रह कर उसको प्रकाशित किया गया है। ऑर्गेनाइजर ने हमेशा आइडियोलॉजी के आधार पर उचित और संयमित इंटरवेंशन देश के पत्रकारिता जगत में इश्यू पर किए हैं। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता का धर्म है कि विचार को डरे बगैर निर्भीक रूप से रखना। ऑर्गेनाइजर, हम सब जानते हैं, संघ से जुड़ा हुआ संस्था है, भारत प्रकाशन। अब दीनदयाल जी ने ही शुरू किया, अडवाणी जी, मलकानी जी, ये सब ऑर्गेनाइजर में कभी ना कभी मुख्य रोल में रहे, संपादक भी रहे। संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, इसके आधार पर देश की समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण, और जैसे मैंने कहा, एक संयम पूर्ण विवेकी हस्तक्षेप करने का काम हमेशा ऑर्गेनाइजर ने किया। और मैं मानता हूं कि निर्भीकता ऑर्गेनाइजर ने कभी नहीं छोड़ी। जब हमारी आइडियोलॉजी की स्वीकृति दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती थी, तब भी ऑर्गेनाइजर ये कह रहा है, और कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कामाख्या तक सब जगह हमारी आइडियोलॉजी की स्वीकृति आ गई है, तब भी ऑर्गेनाइजर ये कह रहा है। आज तो कहना बड़ा सरल है, मगर आज तक पहुंचने के पहले इसी विचारधारा का मजाक भी उड़ाया गया, इसको इग्नोर भी किया गया और इसका विरोध भी किया गया। तो मजाक उड़ाने का एक कालखंड, इसको इग्नोर करने का एक कालखंड,
और विरोध करने के कालखंड में ऑर्गेनाइजर दृढ़ता के साथ विचारधारा का दृष्टिकोण रखने से कभी नहीं डरा। माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश में कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई है, माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ऐसा नहीं है। जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सटे हुए जिले और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है ना विकास से जुड़ी है। और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है। हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है, वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ, आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा दे दिया और 4-4.5 दशक तक इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फंड फैलाकर वो बैठे रहे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर बस्तर माओवादी समस्या से पीड़ित न होता तो इतने संसाधन पड़े हैं कि देश का सबसे विकसित जिला होता। और मुझे मालूम है मेरे स्टेटमेंट से कई सारे लोग असहमत होने वाले हैं। मैं उनको अभी भी कहने वाला हूं कि 10 साल के बाद बस्तर को देख लेना, देश का सबसे विकसित ट्राइबल जिला हमारा बक्सर का क्षेत्र बनने वाला है। आपने यहां के विकास को रूंधा है। प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक
शालाओं को जलाकर आप उनको विकसित करेंगे। आपने 2 नए जनरेशन अनपढ़ों के खड़े कर दिए। सारे पीएचसी सीएचसी बंद कराकर आप इनका भला कर रहे हो। आज जब सीएम और विजय जी जा रहे हैं तब कई ऐसे लोग हैं जिनका पहली बार बैंक अकाउंट खुल रहा है, पहली बार राशन कार्ड मिल रहा है।